through the esteemed column of your newspaper, I wish to draw the attention concerned authority of your Detroit condition. तो इसने ये बताया कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो संबंधित जो विभाग है कि हमारे जो नगर है वहां पर लाजपत शांति नगर है, वहां पर क्या हो गई जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये इतनी लाइन एकदम अगर एडिटर का आया है तो आपको ऐसी कैसी चिपका देनी एकदम से। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगले वाला पॉइंट है द रोड हेयर आर फुल ऑफ पोर्ट होल्स। तो उसने बताया कि भाई अब वो पहले उसने बता दिया, सबसे पहले उसने क्या बताया कि मैं इस बारे में लिख रहा हूं। अब वो उसकी डिटेलिंग करेगा। देखो डिटेलिंग में कैसे करता है। जो हमारे जो नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो क्या किसी खड्डों से भरी हुई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डैमेज्ड एंड ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग। तो वो बता रहा है कि वो लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है और वहाँ पर लगातार खड्डों में पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती रहती है। दिस सिचुएशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर रेजिडेंट। जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसके लिए तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। और खास करके जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो जो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। टू वॉक एंड कम्यूट। और चलने फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सेवरल एक्सीडेंट्स हैव occurred recently due to the broke and uneven surface। तो जो सड़क है वो टूटी हुई है, इसलिए बहुत सारे बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस सड़क की कंडीशन के कारण। तो ये तो था उसने पहले बताया। अब उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल कर दी। अब वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। तो क्या होगा, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स टू योर लोकल अथॉरिटीज। मतलब हमने लगातार शिकायत करी है लोकल अथॉरिटीज जो संबंधित विभाग उससे, नो अटेंशन हैज बीन टेकन सो फार। तो विभाग उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू। अब वो क्या कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर है उसमें इस जो खबर को छापिए ताकि उन लोगों तक और अच्छे से प्रेशर बन सके। सो दैट द मनी पुलिस कॉर्पोरेशन टेक द प्रॉम्प्ट स्टेप टू रिपेयर द रोड्स। तो जो नगर पालिका है वो जल्द से जल्द कदम उठाए और इस सड़क को सुधारने का प्रयास करे ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग जो रहते हैं उनकी सेफ्टी है वो बनी रहे। तो ये वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। पहले लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल दे दो जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में, और लास्ट में सॉल्यूशन प्लस रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितने मैंने डिटेल से आपको चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू और अपने बारे में योर सिंसियरली ओबीडियंटली अमृत कुमार। लास्ट में सिग्नेचर करना चाहो तो ठीक है और वरना कोई दिक्कत नहीं। ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब आपके सामने कैसा भी फॉर्मल लेटर हो, आप मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया तो आप लिख भी दोगे। अब बढ़ते हैं आपका अगले नंबर, जो इसी के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर आते हैं आपका एसे राइटिंग या फिर पैसेज राइटिंग। तो देखो एसे राइटिंग पैसेज राइटिंग कोई भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट एसे राइटिंग है वो मैं यहीं पे आपको करवा के दे देता हूँ। इनको तो आप कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी का क्या होता है, काफ़ी बार करंट से भी पूछ लिया, मतलब करंट में अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है तो वो पूछ लिया जाता है। और बाकी अगर उसके अलावा अगर रिपीटिवली पूछेगा तो इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको पैसेज में से। तो ये जो लेटर, अगला जो लेटर और ऐसे राइटिंग है, तो इसमें से क्या मैं 4-5 आपको इंपॉर्टेंट ऐसे व पैसेज है वो करवाने वाला हूँ। फिर अपन पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर और फिर देखेंगे लास्ट में ग्रामर को। तो देखो ये पैसेज 4-5 पैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पैसेज फिक्स नहीं होता, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो मोस्ट रिपीटिव पैसेज हैं जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर से करके चले जाना। मैं आपको ये सारे पैसेज आपको इंग्लिश में पढ़ के भी सुना दूंगा, फिर आपको इनकी हिंदी भी बता दूंगा। आप जब एग्जाम में लिखो तो चाहे ये लैंग्वेज मत लिखना, अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला है कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम एसेंशियल पार्ट इन योर मॉडर्न लर्निंग। तो कंप्यूटर एजुकेशन है वो पता आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ही पता है, आपको अगर आपका पूरे दिन मोबाइल नहीं चलाओ तो पूरा दिन नहीं कटेगा। तो वही चीज़ है कि अगर वो मोबाइल चलाना आपको कब आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत तकनीक के बारे में ज्ञान होगा, कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब आपने अपनी कॉलेज का फॉर्म भरा तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज हुआ,
ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसका फॉर्म करते हो, तो भी कंप्यूटर का नॉलेज होता है। और कंप्यूटर आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर भी आता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के समय में हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। इन टूडेज डिजिटल एज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट हैज रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये क्या कह रहा है, आज के जो ये तकनीकी युग है इसमें कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज के समय में किसी व्यक्ति को पहले के समय में पढ़ना हुआ लिखना जरूरी होता था। जैसे पढ़ना लिखना पहले बेसिक ज्ञान हुआ करता था ना, आज के समय में वैसे ही इस तकनीकी युग में वैसे ही कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन द एवरी फील्ड। तो कंप्यूटर है उसका हर जो फील्ड होती है उसके अंदर यूज होता है। जैसे कि एजुकेशन हो गई, पढ़ाई के अंदर, बिजनेस हो गए, उद्योग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, मेडिकल हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया। तो आप सीधी बात, आप कहीं पे भी चले जाओ कंप्यूटर आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में चले जाओगे तो बैंक का तो आपको पता है सारा काम ही कंप्यूटर से होता है। पढ़ाई के अंदर भी आप देखते हो कंप्यूटर जो डिजिटल क्लासेस ली जाती हैं डिजिटल बोर्ड पर, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। साथ साथ मेडिसिन हो गया, तो आप जो पर्ची वगैरह कटाओगे वो भी किस पे कटेगी, कंप्यूटर पे। तो आप कहीं चले जाओ कंप्यूटर का तो यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। अगले वाला पॉइंट है थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट लर्न टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो कोई भी विद्यार्थी होता है वो किसका यूज करना सीखता है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं उनका क्या क्या यूज होता है इस चीज के बारे में सीखता है। अगले वाला पॉइंट है टाइप डॉक्यूमेंट क्रिएट रिप्रेजेंटेशन ब्राउज इंटरनेट एंड एक्सेस देम लर्निंग टूल्स। अब उसके अंदर वो क्या क्या सीखता है वो बता देता हूं मैं। आप जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर अपने फाइल बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी तैयार कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी किसी चीज के बारे में बताना तो उसकी पीपीटी तैयार कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो और ऑनलाइन कोई भी कार्य कर सकते हो। इट हेल्प टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड। इससे क्या होती है, आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और नॉलेज बढ़ता है टेक्नोलॉजी के साथ की भाई चीज़ों को आपको कैसा करना होता है। इन स्कूल एंड कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन इनहेंस लर्निंग थ्रू स्मार्ट क्लासेज। आज के समय में जो स्कूल है और कॉलेज हैं उनमें जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो क्या होती है, किसके थ्रू सिखाई जाती है, स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लास जैसे जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं वो वाली, या फिर ई बुक्स। तो आजकल पता हो जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हो वो क्या ई बुक है, समझ में आ गया। अगर आप अभी ये वाली पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और वहां से आप पढ़ोगे तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की ई बुक हो गई। एंड ऑनलाइन असाइनमेंट। तो आपको पता आजकल बच्चे वो ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह का यूज करके असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। मोर एवर कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर मोस्ट जॉब टुडे। तो आपको पता है अगर आप कोई भी कार्य करने जाओगे, कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो कंप्यूटर तो हर नौकरी के लिए जरूरी है। पीपल्स हु नो हाउ टू यूज कंप्यूटर हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता है जिसको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है उसके लिए ज़्यादा जो कार्य करने के, जॉब करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एंड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। और वो कोई भी कार्य को जल्दी भी कर सकता है। फ्रॉम सेंडिंग ईमेल टू द कोडिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टास्क फास्टर एंड ईजियर। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को आप ईमेल सेंड करते हो, कोडिंग बनाते हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो क्या चीज़ों को बहुत जल्दी वो आसान बना देता है। अगले वाला पॉइंट है कंप्यूटर एजुकेशन ऑल्सो प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको पता आजकल तो एआई आ गया और एआई के जमाने में क्या काम होता है कि आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लिख के दे दो। जैसे कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगा, तो आपने गूगल पे लगाया कंप्यूटर अवेयरनेस और आपने पढ़ लिया और एग्जाम में लिख कर आ गए। तो इससे क्या हुआ, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। या फिर आपको कोई पर्सन नहीं पता था, आपने गूगल से पूछ लिया तो वो चीज़ सोल्व हो गई। तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा ही वो जवाब देगा। इट अलाउ स्टूडेंट टू कनेक्ट ग्लोबली। तो इसका क्या काम होता है कि पूरी दुनिया से आपको जोड़कर रखता है। जैसे आप भारत में बैठे हो लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है इस बारे में आप कैसे जान पाते हो, कंप्यूटर के माध्यम से। एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर स्टे अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और कंप्यूटर के द्वारा आप क्या रहते हो, अलग अलग जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में जानते हो, अपडेटेड रहते हो और हमेशा नई नई जानकारी प्राप्त करते रहते हो। इन कंक्लूजन कंप्यूटर एजुकेशन इज नाउ लॉन्गर ऑप्शन, इट इज ए बेसिक नीड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज अंततः यही निष्कर्ष है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो हर विद्यार्थी की जरूरत है आज के समय में। शुड हैव एक्सेस टू कंप्यूटर लर्निंग टू सक्सीड इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड बिल्ड ए ब्राइटर फ्यूचर। तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर लर्निंग उसको आने बहुत जरूरी है अपना उज्जवल भविष्य के लिए।
अब बढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट की तरफ, कौन सा है, पोल्यूशन। तो आपको पता है पोल्यूशन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्दियों में आप देखते हो दिल्ली वगैरह या फिर कोई भी शहर होगा उसके अंदर फॉग हो जाती है और विजुअलिटी एकदम कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अब इससे के बारे में देखेंगे अपन। हाँ, अब अपन देखेंगे अगले नंबर जो ऐसे है पोल्यूशन के बारे में। तो आपको पता है पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है, इसलिए ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और याद पूछा भी जाता है लगभग हर बार। तो पढ़ेंगे अगले क्या, पोल्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग इन द टूडेज वर्ल्ड। तो हम सब जानते हैं जो पोल्यूशन है वो सबसे, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या सामने उभर कर आ रही है वो कौन सी है, पर्यावरण प्रदूषण है। अब बताएगा कि प्रदूषण होता क्या है। इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स। तो पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है कि वो नकारात्मक, ठीक है, वो खतरनाक पदार्थ जो हमारे पर्यावरण को, मनुष्य को, ह्यूमंस को, एनिमल जानवरों को, पेड़ पौधों को और जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वही खतरनाक पदार्थ क्या होती है, प्रदूषण का रूप होता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपको पता है प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, पानी प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या, मृदा प्रदूषण, और नॉइज पोल्यूशन मतलब तो ये अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के टाइप हो गए। तो इसमें पहला टाइप है एयर पोल्यूशन। तो अपन एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। इट इज कॉज बाय द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ द वेस्ट। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण वो किसके द्वारा फैलता है, जो गाड़ी हो गई इनके द्वारा जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआं निकलता है, और जो हम सब्सटेंस हो गए जो पदार्थ होते हैं उनको जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो उसके द्वारा, उस स्मोक के द्वारा जो प्रदूषण बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, वायु प्रदूषण कहते हैं। इट लीड टू द हेल्थ इश्यूज लाइक अस्थमा एंड लंग्स डिजीज। तो इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर अस्थमा और जो लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित क्या करता है, बीमारियों को बढ़ाता है। अब लिखेंगे अपन अगले वाले के अंदर वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन पे क्या है, वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स एंड द वेस्ट आर डंप्ड इनटू रिवर्स, लेक एंड ओशियंस। तो पानी प्रदूषण कैसे फैलता है, जब खतरनाक जो पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, हम जो नदियाँ हो गई, जो झील हो गई और जो समुद्र हो गए उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। इसके कारण जो पानी प्रदूषण है वो बढ़ता है। इट इफेक्ट द मरीन लाइफ एंड मेक्स वाटर अनसेफ टू ड्रिंक। तो ये क्या करता है, जो समुद्री जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाता है और जो पानी पीने योग्य है वो भी खराब हो जाता है। अगले वाले पोल्यूशन की बात करें तो वो कौन सा, सॉइल पोल्यूशन। इट इज कॉज बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड द प्लास्टिक वेस्ट। तो जो सॉइल पोल्यूशन है वो किसके द्वारा फैलता है, तो सॉइल पोल्यूशन फैलता है किसके, पेस्टिसाइड्स जो यूज की जाती हैं अलग अलग प्रकार की उसके द्वारा, उसका जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके द्वारा। आपको पता है जो अपन जो प्लास्टिक होता है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो 100 साल लग जाते हैं उसको गलने में। और जो अपन केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इससे भी ज़मीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ से क्या होता है, जो आप फसल उगाओगे वो भी ख़राब होती है, और जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जो आपकी ज़मीन है उसकी उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। अगले वाला है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन किसके द्वारा फैलता है, जो आप ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, हॉर्न होता है, डीजे बजाए जाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, मशीनें चलती हैं, इसके द्वारा क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन है वो फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और इसका क्या होता है, ये हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमारी मानसिक जो शांति है उसको भी प्रभावित करता है। पोल्यूशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो ये सिर्फ अपने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करने का कारक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज जो आप देख रहे हो आज के समय में, जो बेवजह की बारिश हो जाती है, अकाल पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आ जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई और ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसका जो क्षरण हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका बढ़ने को देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट में। टू रिड्यूस द पोल्यूशंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। तो हम अगर आप पोल्यूशन प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो हमारे जो
इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, ऐसा प्रोडक्ट हो गए, ऐसी चीज़ों को यूज करना चाहिए हमें। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और ये 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। मतलब रिड्यूज का अर्थ होता है, जैसे प्लास्टिक का एक उदाहरण ले तो प्लास्टिक को कम यूज करो, और अगर है तो आपके पास उसका बार बार यूज करो, और अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो उसको रिसाइकल करो, ताकि वही प्लास्टिक है और नया प्लास्टिक नए उसी प्लास्टिक का बार बार यूज हो सके। इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड ओवर सेल्स टू द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस प्रकृति का अच्छे से आनंद ले सकें। अब बढ़ते हैं अगले वाला जो तीसरा नंबर पैसेज है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आपको पता है बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसका इसे भी बार बार आता है, तो इसको भी अपने का देखने को प्रयास करेंगे। मैं वही पैसेज लेकर आया हूँ जो ट्रेंडिंग में है और बार बार रिपीटिवली पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द कंडीशन वेयर पीपुल यू आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट गेट द जॉब्स। बेरोजगारी क्या है? लोग काम तो करना चाहते हैं, इच्छुक तो हैं काम करने को लेकर, लेकिन क्या हो रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मैनी कंट्रीज। और बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बहुत सारे जो शहर हैं, गांव, जो देश हैं, उनके अंदर देखने को मिल रही है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, खास करके भारत जैसे देश के अंदर। देर आर द मैनी रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या, वो इसका मुख्य कारण है। द नंबर ऑफ द पीपुल लुकिंग जॉब्स आर इंक्रीजिंग। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो जिनको काम चाहिए वो तो बढ़ रहे हैं, बट द नंबर ऑफ जॉब इज नॉट, लेकिन उतने कार्य है नहीं। अनदर रीजन इज द लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों के पास पढ़ाई लिखाई तो है, लेकिन स्किल की कमी है। जैसे भारत के अंदर लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें काम कोई भी नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। मैनी यंग पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज बट डू नॉट हैव द स्किल रिक्वायर्ड टू द जॉब्स। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको जैसे लोगों ने RSCIT का, आप में से बहुत लोगों ने RSCIT का कोर्स तो कर रखा होगा, लेकिन उन्हें कंप्यूटर को सही से स्टार्ट करना नहीं आता है। स्टार्ट कर लेते हैं तो उन्हें ऐसे पूछ ले कि MS वर्ड कहाँ पर होता है, तो उसका भी पता नहीं होता है। तो यही है कि लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन वो उसका यूज करना नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव ऑल्सो रिप्लेस द ह्यूमन वर्क विद मशीन्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। साथ के साथ जो टेक्नोलॉजी तकनीक जो आगे बढ़ी है, इसने क्या किया है, जो इंसानों को, जो मजदूर हैं, इनको मशीन ने रिप्लेस कर दिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो अब मशीनें आ गई हैं इंसानों की जगह, तो और भी नौकरियों की कमी हो गई है। अगले वाला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द मैनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो जो बेरोजगारी है वो समाज के अंदर बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी बढ़ाता है, क्राइम होता है उसको बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेस, अमंगियत, और जो अपन यूथ है उसके अंदर किसको बढ़ाता है? मेंटल स्टेट, मानसिक जो तनाव, उसको बढ़ाता है। पीपुल विदाउट जॉब कांट सपोर्ट देयर फैमिली। जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली होते हैं, घर वाले, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इट इफेक्ट देयर क्वालिटी लाइफ। तो वो क्या होता है, उससे वो अपनी जो क्वालिटी की लाइफ होती है, जो अच्छी जिंदगी है, नहीं जी पाते हैं। इट कैन ऑल्सो शो डाउन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये क्या होता है, कोई भी व्यक्ति की जो आर्थिक जो प्रगति है, मतलब पैसे उसके पास और आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाते हैं, और ये देश के लिए भी नुकसानदायक होता है। टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को स्किल सिखाने के कुछ प्रोग्राम है वो शुरू करने चाहिए। इनक्रेज स्मॉल बिजनेस, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा देना चाहिए, और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर शुड आल्सो हेल्प बाय क्रिएटिंग मोर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। और जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकती हैं हमारे जॉब पैदा करने के लिए। इन कंक्लूजन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस इशू दैट नीड अटेंशन। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत सीरियस इशू है जिस पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। एवरी इंडिविजुअल शुड ट्रेन एंड गिवन इक्वल चांसेस टू अर्न लिवलीहुड एंड लिव विद डिग्निटी। तो प्रत्येक व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि उसको अच्छे से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही पैसेज बचे हैं आपके सामने। पहले वाला है डोरी सिस्टम, दहेज का, और अगला है पॉपुलेशन का।
अब बात बोले अगले वाला पॉइंट है द डोरी सिस्टम। डोरी मतलब दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा पे लिखेंगे द डोरी सिस्टम इज ए सोशल इविल दैट द स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया। तो जो दहेज प्रथा है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है और ये आज के समय भी पाई जाती है। इट रेफर टू द प्रैक्टिसेज वेयर द ब्राइड फैमिली गिव्स मनी गिफ्ट और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वर पक्ष होता है या फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो लड़के वाले के घर वालों को क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पैसे देते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के समय। ऑल्दो डाउरी इज इलीगल इन इंडिया, इसके बावजूद कि जो दहेज प्रथा है वो भारत के अंदर क्या है, अवैध है या फिर इलीगल है, कानूनी अपराध है। इट इज़ वाइडली प्रैक्टिसेड, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, खास करके जो ग्रामीण इलाका होता है उसके अंदर। द डाउरी सिस्टम कॉज ग्रेट हार्म्स टू सोसाइटी, जो ये दहेज प्रथा है ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे समाज के लिए, हमारे बहुत बड़ा एक कलंक के रूप में है। इट पुट्स द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली, ये जो लड़की जो वधु पक्ष होता है उसके ऊपर क्या है, फाइनेंशियल पैसों का बर्डन डालती है, पैसों की दबाव डालती है। समथिंग स्पेशली द लोन्स एंड डिबेट, कुछ लोग इससे क्या हो जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं। इन मैनी केसेस गर्ल्स आर ट्रीटेड बैडली और इवन टॉर्चर्ड बाय द हस्बैंड्स फैमिली, और काफ़ी जगह तो ये देखने को मिला है कि जो लड़कियां हो गई और जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है अगर उन्हें दहेज नहीं दिया जाता है तो। इफ़ द डोरी इज़ नॉट कंसिडर्ड इनफ, सम ट्रेजिक केसेस इवन द डोरी दैट और सुसाइड्स, और काफ़ी केसेस में तो ये भी देखने को मिला अगर दहेज नहीं दिया गया तो लड़की को मार दिया जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेती है प्रेशर में आकर। द सिस्टम ऑल्सो क्रिएटेड ए माइंडसेट दैट गर्ल्स आर बर्डन, तो ये चीज़, ये प्रथा हमारे समाज में इस तरीके से दिखाती है कि जो लड़कियां हैं वो समाज के लिए क्या है, बर्डन है, बोझ हैं। विच इफेक्ट द जेंडर इक्वेलिटी, और यही चीज़ हमारे समाज में जेंडर इक्वेलिटी है, सामाजिक जो एक समानता है उसके बीच में फर्क दिखता है। इट डिस्करेज द बर्थ ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन एंड लीड द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड राइट, तो इससे क्या होता है, जो लड़कियों का जन्म दर है वो भी कम होती है और जो लड़कियों के साथ पढ़ने में या फिर और चीज़ों में असमानता देखने को मिलती है। टू स्टॉप द डाउरी सिस्टम, अगर दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, हमें क्या है, जो कड़े कानून है उनको लागू करना चाहिए। सोशल अवेयरनेस क्या हो गई कि सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए, एजुकेशन है उसको फैलाना चाहिए। यंग पीपुल्स शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और गिव द डाउरी एंड प्रमोट द सिंपल रिस्पेक्टफुल मैरिज, तो लोगों को जो नए युवा पीढ़ी है उसको क्या करना चाहिए, जो दहेज प्रथा है उसको मना कर देना चाहिए और जो शादी है उसको एकदम सिंपल साधारण व दहेज से नहीं लेना चाहिए। इन कंक्लूजन द डोरी सिस्टम इज आउटडेटेड एंड हार्मफुल प्रैक्टिस, अगर अपन सीधे तरीके से बात करें तो जो डोरी सिस्टम है वो क्या है, पुराना हो चुका है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। वी मस्ट कम टुगेदर एज ए सोसाइटी टू एंड दिस एविल एंड इंश्योर द रेस्पेक्टफुल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल वुमेन्स, तो हम सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए ताकि इस जो ये बुरी प्रथा है इसको ख़त्म कर सकें और महिलाओं को एक बराबर अधिकार मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर सकें। तो ये वाला था पूरा डोरी सिस्टम पे, और अपन लास्ट पैसेज पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन। फिर अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पॉपुलेशन क्या होगी, जनसंख्या। अब आपको पता है भारत के अंदर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर बार बार प्रश्न आते हैं। साथ के साथ जनगणना भी अब करवाई जाएगी, तो सेंसेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किससे जुड़ा होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या से संबंधित होता है, तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, तो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो किस चीज़ को बताती है कि कितने लोग हमारे जो एरिया में या देश में रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बताती है। वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी साइन ऑफ डेवलपमेंट, जो जनसंख्या का बढ़ाव है वो डेवलपमेंट, कोई भी देश है उसके विकास का एक क्या होता है, साइन होता है। लेकिन ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन के एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर कंट्रोल रूप से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो देश विकास होगा, आपको पता है, नए लोग आएंगे, यूथ आएगी, नई सोच आएगी, तो उससे देश का विकास होता है। लेकिन वही पॉपुलेशन अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो क्या देश के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो आपको पता है अति हर चीज़ की ही बुरी होती है।
इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो आपको पता है चाइना के बाद में, और अब तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन के बारे में मामले में। तो यही होता है अभी तक, लेकिन आधिकारिक डाक जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार तो हम दूसरे स्थान पर हैं। तो वही बात की गई है कि हम दूसरे स्थान पर हैं पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के मामले में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि खनिज हो गए, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। जमीन, जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले कोई भी गांव होता था उसमें हर व्यक्ति के पास 10 से 15-20 बीघा की ज़मीन होती थी खेती के लिए। आज देख लो कोई भी व्यक्ति है उसके पास वही ज़मीन उसके बेटों के पास कितनी बच गई है, 3 से 4 बीघा तक ही बच गई है। तो यही चीज़ होती है कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है फूड सप्लाई, हाउसिंग एंड एजुकेशन। तो इससे हर चीज़ ही प्रभावित होती है, घर हो गए, शिक्षा हो गई, और जो खाना पीना है वो भी, एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ के साथ जो बेरोजगारी है वो भी इससे बढ़ती है। मोर पीपुल्स मीन्स मोर डिमांड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में क्या है, सीमित है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिस लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिक्लाइन इन द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, और अपनी जो ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉज द होम प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जाम, पॉपुलेशन है हेल्थ इश्यूज। साथ के साथ जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, ट्रैफिक जाम हो गया, पोल्यूशन प्रदूषण हो गया, और हेल्थ अपने शरीर जो बीमारियां हो गई वैसी भी प्रॉब्लम्स को कॉज करती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू एवरीवन। अब क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर व्यक्ति के लिए सरकार नीतियाँ भी नहीं बना सकती, चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं करा सकती। जैसे हर व्यक्ति पर के पास साफ पानी नहीं पहुँचेगा, अच्छी सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन शिक्षा नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो हर व्यक्ति तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि आप एक तो कोई चीज़ है वो एक व्यक्ति को दी जाए, और एक कोई 10 व्यक्तियों को दी जाए, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। The main reason for population growth include lack of awareness, illiteracy and poor family planning। तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है, लोगों को जागरूकता कम है, अशिक्षित हैं, गरीब परिवार होते हैं, जो मतलब अच्छे से परिवार नियोजन की बातें नहीं करते हैं। Many families have more children without realizing that the long term impact। तो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारा ज़्यादा विकास होगा, लेकिन इसका क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है हमारे समाज के ऊपर। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन। तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली महिलाओं को, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए फैमिली प्लानिंग से संबंधित। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी दैट इनक्रेज द स्मॉलर फैमिलीज। साथ के साथ सरकार है वो जैसे उनके अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को लागू करना चाहिए। जैसे कि सरकार का नियम है कि सरकारी नौकरी में 2 से ज़्यादा बच्चे वाले नहीं लग सकते हैं, तो ऐसे कुछ पॉलिसी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग हैं वो अवेयर होंगे और जागरूक होंगे। इन कंक्लूजन पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर बैठा हो। जैसे कि आप अपने फिर किस में लिखो, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना होता है, खुद के बारे में लिखना होता है, और वो सेंडर्स एड्रेस आपको दे के रखेगा ऊपर। जैसे आपका हाउस का नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, आपका पिन कोड क्या है, और किस डेट को आप वो लिख रहे हो, ये सारी सूचना आपको दे के रखेगा। फिर 2 में क्या आएगा कि कौन किसको लिख रहे हो तुम। फ्रॉम में सेंडर्स एड्रेस में खुद का आता है, और 2 में किसका आता है, जिसको आप लिख रहे हो। जैसे कि रेसिपिएंट, जैसे जो अधिकारी को, जैसे कि आप लिख रहे हो कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी को, तो आप वहाँ के जेएनएम जो अधिकारी होता है उसका नाम आ जाएगा, उसका इंस्टीट्यूट होता है, जैसे जलदाय विभाग हो गया, और नीचे उसका कहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए जयपुर है तो आप नीचे कहाँ पर लिख दोगे, जयपुर लिख दोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको एकदम सेम टू सेम चीज़ों को फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप खुद का स्ट्रीट वगैरह के नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे वहाँ पर, और किस डेट को लिख रहे हो ये लिखोगे। फिर नीचे 2 लिखोगे, उसके अंदर जो सामने वाला अधिकारी है उसकी क्या पोस्ट है वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, वो लिखोगे, वो किस पद पर काम करता है ये लिखोगे, और उसका क्या एड्रेस है वो लिखोगे। समझ में आ गया अच्छे से आपको फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अगले वाला पॉइंट है, फिर क्या लिखना होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने में। तो आप सब्जेक्ट क्या होता है, विषय, तो आपको विषय उसके अंदर दे के रखेंगे। जैसे आपको लिखा गया कि पानी, आपके शहर में पानी की किल्लत पर लिखिए, तो आप पानी की किल्लत पर लिखोगे। ठीक है,
जैसे कि आपने लिखा हमारे शहर में बढ़ती पेयजल की समस्या, हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखोगे वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये होता है, इस प्रकार से आपको वहां पर सब्जेक्ट लिख लेना होता है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको डायरेक्ट पता चल जाए कि इस चीज के बारे में है ये। फिर अगले वाला पॉइंट क्या होता है, आपको लिखना होता है रेस्पेक्टेड सर या मैम। जो भी आप, अगर लड़के हो तो फिर सर लिख दो, और अगर लड़की हो तो आप मैडम लिख सकते हो, अपने जेंडर के हिसाब से आप लिख सकते हो इस चीज को। फिर क्या आएगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिख लेना होता है कि मैं ये लेटर है वो इसलिए लिख रही हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट से बोलना होता है। फिर क्या करना होता है, आपको आप किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बता देना है। ठीक है, एक दो पॉइंट है, आप स्टार्टिंग के अंदर उस पहले ये लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसको डिटेल कर दो। जैसे पानी की किल्लत के बारे में लिख रहे हो तो आप डिटेल में क्या करोगे कि हमारे शहर में पिछले 2 महीने से जो ट्यूबवेल है वो खराब हो गई है और उसको अभी तक आपके जलदाय विभाग के द्वारा उसकी जो तकनीकी सुधार नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गई, उसकी डिटेलिंग हो गई, और इसके कारण हमारे जो शहर है उसके अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। समझ में आ गया, ऐसे आपको डिटेलिंग करनी होती है फिर नीचे की 2-3 लाइनों के अंदर। और लास्ट में क्या करना होता है, आपको सॉल्यूशन देना होता है, आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर आप हमारे जो ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करें। तो ये आपको लास्ट में उस चीज़ का सॉल्यूशन देना होता है। यही होता है, सबसे पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम बताओ कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेलिंग करो, फिर उसका सॉल्यूशन करो, लास्ट में उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट कर दो। ये वाला पॉइंट होता है बीच में। आखिर का पॉइंट होता है थैंक यू लिखना होता है आपको, और वही जो आप बचपन में लिखते थे स्कूलिंग के अंदर, योर सिंसियरली व ओबीडेंटली, आपका नाम, आपका जो पोस्ट वगैरह है वो जो भी हो, और लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने होते हैं। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसमें नंबरिंग किस हिसाब से होती है, जो आपका हेडिंग होता है इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर पूरे के पूरे जो लेटर के अंदर। फिर जो बीच का आता है, बीच का जो आप मैटर लिखते हो इसके कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और लास्ट के जो आप लिखोगे इसका नंबर 1 नंबर मिलोगे। तो अगर 5 नंबर का है तो इस हिसाब से डिवाइड कर। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, या फिर आपका अगर आप ये जो जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो पोएम लिखी गई है, फिर आपके सामने पूरा लेख लिखा गया है, राइटिंग लिखी गई है ना, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी समरी पढ़ाऊंगा, जितने भाई इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है, ताकि आपको क्या है पूरी समरी रिवाइज हो जाए। फिर जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से और द नाइट ट्रेन एट दिल्ली इससे ही पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, ताकि आपका इससे क्या फायदा होगा। आपका इसका ये फायदा हो जाएगा कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी रिवीजन हो जाएंगे, और आपको इस पेपर के बाद इस जो पूरी की पूरी जो द स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश की समरी भी आपको पता चल जाएगी साथ के साथ। तो ये आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके लिए ये होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने समरी होने वाली है। आपके सामने लगभग आपको ये अगर अच्छे से कर लोगे तीनों के तीनों जो चैप्टर आपको इनको, तो कम से कम आप 5 नंबर यहाँ से जरूर से लेकर चले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि आपको ना और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूं समरी वाली प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और फाउंडेशन ऑफ जनरल इंग्लिश के अन्य जितने भी वीडियो हैं, सारे के सारे वीडियो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? प्ले लिस्ट में जाओ, अन्य वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर सारे सिलेबस का कर लो रिवीजन। अब शुरू करते हैं। जॉर्ज बेनार्ड शॉ, द फेमस प्ले राइट, यूजेस दिस एसे विच वॉज ओरिजिनली ए स्पीच टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लैंग्वेज। जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो ये फेमस जो प्ले राइट लिखा गया, मतलब फेमस लेख लिखा गया है, ये किस पे लिखा गया है कि जब इंसान आपस में बातचीत करते हैं तब वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की भाषा के ऊपर उन्होंने बताया है। समझ में आ गया? आगे आगे पढ़ते चले जाओ, हर चीज को बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा। स्पेशली प्रोनाउंसिंग एंड एक्सेंट, मतलब जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो और किस भाषा में एंसेंट भी बोलते हो। जैसे भाई अगर आप देखो राजस्थान के अगर अपन विद्यार्थी हैं, अब राजस्थान में भाई हम जो शेखावाटी रीजन के जितने भी लोग होते हैं भाई, उनके तो कभी भी देखना आपको लास्ट में क्या लगाएंगे? है लगाते हैं, है ना। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। अभी जो आप इधर के जो
चोमू वाला जो एरिया होता है इधर की साइड वाला भाई, है ना, एक क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं आपके सामने। कहाँ जा रहा है 6, मुझे जितना आता है उतना, उस हिसाब से, है ना। आपके सामने दोसा साइड में शायद लास्ट में 6 लगाते हैं ना। क्या कर रहा है 6, समझ में आ रहा है आपको। तो ये कोई भी शब्दों को प्रोनाउंस करने व एक्सेंट करने का शब्द है। आप अपन बोलते हैं स्कूल, स्कूल बोलते हैं आपके सामने, और आपके सामने अगर आप चले जाओ अपना जोधपुर नागौर वाला क्षेत्र, वो कुल बोल लेंगे, सड़क को अड़क बोल लेंगे। फर्क है उनके जो चीज़ों को बोलने में। तो यही बात इन्होंने की है कि कोई भी जो भाषा होती है उसके बोलने का क्या तरीका होता है। प्रोनाउंस मतलब कोई भी शब्द को उच्चारण करने का क्या तरीका होता है, एक्सेंट मतलब बोलने का क्या तरीका होता है। इस पर इन्होंने किस पे बात की, इंग्लिश भाषा पे बात करी है कि कैसे सही से बोलना चाहिए, कैसे सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इज मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, द पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट परफेक्शन बट ऑल्सो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूं आपके सामने और यहां मैं बहुत ही खतरनाक हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लूं एकदम जबरदस्त से, है ना, आपको एक शब्द समझ में नहीं है, क्या फायदा निकला उसका, नहीं निकला कोई फायदा। और मैं आपको सिंपल कब हिंदी में भी पढ़ा दूं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर दूं और एक दो शब्द मारवाड़ी के भी समझा दूं और आपको हर चीज समझ में आ जाए, तो क्या वो जो पहले वाला मैंने एकदम हिंदी में बताया था, अगर हिंदी भाषा की दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपके क्या फायदा भाई, आपके क्या फायदा उस चीज का, आपको समझ में नहीं। दूसरी वाले में शुद्ध हिंदी नहीं है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो यही बात जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं कि भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन, बातचीत अच्छे से होनी चाहिए इसलिए प्रयोग किया जाता है, ना कि एकदम परफेक्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। उदाहरण भी देता चलूंगा, सब कुछ बताता चलूंगा। अगले वाला है द मिथ ऑफ करेक्ट लैंग्वेज। मिथ मतलब क्या होता है आपके सामने, मिथ होता है आपके सामने जो कोई भी मतलब आपके सामने जो होता है ना, मिथ होता है मतलब भ्रम, कोई भी चीज का भाई लोगों को जो भ्रम होता है कि सही इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब सही इंग्लिश क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। सो बिगेन्स बाय डिस्ट्रॉइंग द आइडिया ऑफ परफेक्टली करेक्ट वे ऑफ स्पीक इंग्लिश। सा स्टार्टिंग में इस चीज को गलत मान लेते हैं कि इंग्लिश को एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना चाहिए। वो तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि आप जीवन में सही से इंग्लिश को बोलो, परफेक्ट तरीके से इंग्लिश को बोलो। क्या कहते हैं वो आपके सामने, नो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। ही पॉइंट आउट दैट इवन अमंग द हाईली एजुकेटेड पीपुल इन इंग्लैंड, मतलब वो कहते हैं कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब आपके सामने जो ब्रिटेन देश है भाई, अंग्रेजी भाषा 2 प्रकार से बोली जाती है। एक तो इंग्लैंड का एक्सेंट है, अपन जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लैंड का एक्सेंट है ना, अपन क्या बोलते हैं मम्मी, है ना। और एक और एक्सेंट क्या होता है आपके सामने, मम्मी मतलब माँ को मम्मी बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना। अब एक एक्सेंट होता है अमेरिकन, वो क्या बोलते हैं मोमी। समझ में आ गया। तो दोनों में फर्क है, एक्सेंट दोनों के अलग अलग है, शब्द भी अलग अलग होते हैं। हम कौन सी बोलते हैं, अंग्रेजों वाली। क्यों? अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था। तो ये भी यही बात बताते हैं कि ये पॉइंट आउट करते हैं जो हाईली एजुकेटेड पीपुल हैं इंग्लैंड के अंदर, नॉट टू पीपुल स्पीक एग्जैक्टली। तो उसमें भी 2 जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको इंग्लिश का बहुत गहरा ज्ञान है, वो भी एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं बोलते हैं। एक शब्द को बोलने का दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। भाई मैं स्कूल को स्कूल भी बोल देते हैं, काफी लोग बोलते हैं ना, स्कूल भी बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। इधर मारवाड़ मेवाड़ में हकुल भी बोल सकते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है भाई, आपके सामने कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं होता है। इवन द एक्सपर्ट ऑन द BBC कमिटी हु जॉब इज टू स्पीक वेल प्रोनाउंस कॉमन वर्ड लाइक यस एंड नो डिफरेंटली। मतलब BBC आपको सबको पता है, आपके सामने जो न्यूज एजेंसी है BBC की, वहां के जो कमेटी के लोग हैं भाई, उनका काम यही है कि आपको सही से चीजों को बोलना है। उसमें भी, उस कमेटी में भी लोग यस और नो को भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब इनका कहने का अर्थ यही है कि इंग्लिश भाषा को बोलने का कोई सही स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी चीज को प्रोनाउंस करने का सही से तरीका नहीं हो सकता है। हो सकता आप गलत भी बोल सकते हो सकता आप सही भी बोल सकते हो। इसमें बताएगा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग है ना, उनको भी शब्दों को बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो कोई एक शब्द को प्रोनाउंस करने का तरीका कोई फिक्स नहीं होता है। अगले वाला है द प्रॉब्लम। इफ एक्सपर्ट्स देमसेल्फ कांट एग्री ऑन ए परफेक्ट साउंड देन इट इज फुलिश टू बिलीव दैट द वन करेक्ट एक्सेंट एग्जिस्ट। तो समस्या क्या कहते हैं कि भाई जब पूरी जो अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं ना आपके सामने, भाषाविद हैं, जो भाषा पर ही रिसर्च काम करते हैं, जिनका काम ही बोलना है, वही एक परफेक्ट साउंड पर जोर नहीं देते हैं, मतलब एक सही भाषा बोलने पर जोर नहीं देते हैं। तो एक मूर्खता का ही परिचय होगा कि अगर आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि भाई एकदम मैं तो परफेक्ट बोलूंगा,
मैं तो परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता आपके सामने। परफेक्ट जैसी भाषाएं बिल्कुल भी नहीं होती है इनके अनुसार। कंक्लूजन की बात करें, Sahaj argues that instead of chasing an impossible idea of correct English, people should focus on speaking the presentable English। मतलब शाह क्या कहते हैं, भाई आपको ना, अगर आप इस चीज के पीछे पड़े हुए हो, किस चीज के पीछे, कि मुझे तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, मत तो एकदम ऐसी कड़ाके की इंग्लिश बोलूंगा कि सामने वाला सुनते ही ऐसे हो जाए, एकदम पागल हो जाए। एकदम पागल ऐसे नहीं कि दिमाग से पागल हो जाए, मतलब प्रभावित हो जाए आपसे एकदम, कि बोले वाह क्या इंग्लिश बोली है। इस प्रकार की इंग्लिश बोलने पर जोर दूंगा। पीपुल शुड ओनली फोकस ऑन प्रेजेंटेबल इंग्लिश। तो लोगों को इस प्रकार की मानसिकता से दूर हटना चाहिए और लोगों को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रेजेंटेबल इंग्लिश पे। प्रेजेंटेबल इंग्लिश कौन सी होती है, वो इंग्लिश होती है भाई जिसके अंदर आप क्या करते हो, शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करते हो, शब्दों को सही तरीके से बोलते हो। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग, होम वर्सेस पब्लिक। मतलब पहले वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश। इन्होंने ये बताया मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश का अर्थ यही है कि लोगों को भ्रम होता है सही इंग्लिश बोलने जैसी कोई चीज होती है। इन्होंने अलग अलग एग्जांपल देके बताई, भाई कभी जो बीबीसी के एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनका काम ही बोलना होता है इंग्लिश को सही से, वो भी एक फिक्स एक्सेंट नहीं बोल पाते हैं। हाईली एजुकेटेड पीपुल भी एक जैसी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो आप अगर परफेक्ट इंग्लिश बोलने के पीछे पड़े हुए तो आप क्या कर रहे हो, आप एक गलत दिशा में बढ़ रहे हो। बस आपको क्या करना है, सामने वाले को अच्छे से अपने शब्दों को समझा देना। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज क्या होता है आपके सामने, किस तरीके से आप घर पे और बाहर जाकर जब भाषा का प्रयोग करते हो। भाई सीधी सीधी बात बताऊं आपको, घर पे आप कोई भी आपको कोई चीज चाहिए, आप कैसी भाषा प्रयोग करोगे, आपके घर वालों को पता है भाई इसका नमक, भाई आपके सामने नमक को लूण भी बोलते हैं ना राजस्थान में, भाई अपन तो घर पे बोलते हैं भाई लूण ला करते है ना, बोलते हैं ना। अब आप दिल्ली में जाकर थोड़ी कह सकते हो, साउथ में लूण ला के दे, भाई नहीं ला के दे सकता। क्यों, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है वो उस भाषा का अर्थ क्या है। तो यही उसके अंदर बताया गया इन्होंने, होम और पब्लिक, घर की और बाहर की, दोनों में भी जो होता है उसमें अंतर होता है भाषा में। शाह एडमिट दैट इवन ही चेंजेस हिज लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्रूविंग दैट लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। शाह इस चीज को स्वीकार करते हैं कि लैंग्वेज है ना वो हमेशा किस चीज पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और यही चीज क्या प्रूव करती है कि भाषा हमेशा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। प्रूविंग स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश, व्हेन ही गिव ए बिग स्पीच इन ए लार्ज हॉल। वो क्या कहते हैं, जॉर्ज बेनार्ड शाह क्या कहते हैं, जब वो बहुत ही मतलब जब वो कोई स्पीच देने जाते हैं कहीं पर, किसी हॉल के अंदर या फिर कहीं पर उनको स्पीच देना, तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, क्लियर भाषा, एकदम साफ शब्दों का प्रयोग करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, कभी कभी थोड़ा धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। He take cares to articulate even every single word so everyone, even those at the back can understand him। मतलब वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों को इस प्रकार से बुनकर बोलते हैं कि हर एक शब्द है ना वो सही से समझ में आए। क्यों, क्योंकि वहां पर जो लोग आए हुए ना वो किस लिए आए हुए, आपकी भाषा सुनने के लिए आए हुए। अब आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम साफ साधारण होनी चाहिए। उसमें से हो सकता है काफी लोग कम पढ़े लिखे हो, काफी लोग आपकी भाषा नहीं जानते हो, काफी लोग अदर रीजन के हो, तो आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, हल्के फुल्के शब्द जो हर आदमी समझ सकता है। समझ में आ गया। तो यही कहा कि आप बाहर जब किसी प्रोफेशन में जब आप भाषा को बोलने जाओ तो इस प्रकार की भाषा को बोलो कि हर आदमी आपकी भाषा को समझ में जाए। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है प्राइवेट लाइफ में, हाउएवर एट होम सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल विद हिज वाइफ ही स्पीक केयरलेसली एंड ऑफ्टन यूज द मेमोरेबल वर्ड्स। वो क्या कहते हैं भाई, जब वो घर पे रहता है ना आपके साथ, जो बेनार्ड शाह है, वो जब घर पे रहते हैं तब अपनी वाइफ के साथ जब वो बोलते हैं तब वो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते भाई, तब वो सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो जेनजी वर्ड नहीं बोलते आजकल, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आपको सामने व्हाट्सएप को WH लिख देते अपन, है ना, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि वो उनकी वाइफ है ना भाई उनके शब्दों को जानती है कि उन्हें क्या चीज चाहिए तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो आपके सामने साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई सीधी बात बताऊं, आप अपने दोस्तों के साथ जैसे जिस भाषा का प्रयोग करते हो, क्या अपने माता पिता या फिर रिश्तेदार या फिर टीचर्स के साथ वैसी भाषा का प्रयोग करते हो? नहीं करते हो ना आपके सामने।
बस यही बात इन्होंने बताई है कि प्राइवेट जिंदगी होती है ना आपके सामने इंसान की, उसमें वो अलग तरीके की बातें करता है, और जब वो बाहर जाता है तब इंसान अलग तरीके की बात करता है, समझ, अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल, आउटसाइड ही माइट पोलाइटली आस्क, अगर वो बाहर जाएगा तो वो बहुत ही पोलाइटली चीजों को बताएगा। विल यू हैव द गोडेस टू पास द साल्ट, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, क्या आपके पास, क्या मुझे आप साल्ट दे सकते हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। और घर पर सिंपल क्या कहेगा, साल्ट, तो उसकी वाइफ समझ जाएगी कि क्या करना है, उसको नमक देना है। तो यही आपके सामने जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने ये समझाने का प्रयास किया है। पहले में उन्होंने यही बताया कि कोई फिक्स प्रोनाउंस करने का तरीका नहीं होता है, कोई फिक्स शब्दों का बोलने का तरीका नहीं होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि आपको किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो मम्बल्स जो घर पे होता है इंसान अलग तरीके की भाषा करता है, प्राइवेट लाइफ में अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, इसके बारे में बताया। अब इन्होंने जो उसका उद्देश्य था, एडवाइस फॉर द फॉरेनर, और एडवाइस फॉर द फॉरेनर मतलब जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अब वो उनको बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश को सही तरीके से कैसे सीखना है। ये आपकी बात हो रही है, जो आप सुन रहे हो ना, आपको इंग्लिश कम आती है, आपकी बात हो रही है, समझ में आ गया। डू नॉट एम एट परफेक्टली, मतलब उनका पहला लक्ष्य क्या है, डू नॉट एम परफेक्टली। ही एडवाइज फॉरेन स्टूडेंट्स ट्रेवल टू इंग्लैंड, डू नॉट ट्राई टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब वो एडवाइज करते हैं जो फॉरेन में जो स्टूडेंट ट्रेवल करने के लिए आते हैं इंग्लैंड के अंदर, कि आपको कोई परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड, आप समझ ही नहीं सकते कि परफेक्ट इंग्लिश क्या होती है। बस आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। अगले वाला पॉइंट है द रीजन, ही एक्सप्लेन humorously that almost 999 out of 1000 people in London speak bad English। वो क्या कहते हैं, 1000 में 999 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गलत तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं। themselves and are used to hearing it spoken badly, और क्या कहते हैं आपके सामने, साथ के साथ वो यूज टू हो गए आपके सामने किस चीज को, गलत इंग्लिश को बोलने के लिए। दे आर नॉट अकस्टम्ड टू हियरिंग द क्लियर एंड परफेक्ट प्रोनाउंस, साथ के साथ क्या है, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। भाई आप, मैं सीधी बात, इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी की बात कर लेते हैं अपन, या मारवाड़ी की बात बोलने, मारवाड़ी में भी ऐसे शब्द है जिनको अपन बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में बहुत से शब्दों को अपन गलत प्रोनाउंस करते हैं। कभी आपकी टीचर ने, कभी आपकी मदर ने, भाई कभी आपकी मम्मी ने कहा भाई तू तो सही इंग्लिश बोलेगा उसी दिन रोटी दूंगी तेरे को, कभी कहा आपकी मम्मी, नहीं कहेगी ना। कभी आपका कोई दोस्त कहेगा कि भाई सही से हिंदी बोलना सीख, क्या फिर ही बात करूंगा मैं तेरे से, कोई नहीं कहता है, क्योंकि सबको पता भाई कोई परफेक्ट नहीं है, गलत शब्दों का हम सब प्रयोग करते हैं, और हम सबको वैसे गलत शब्दों का सुनने की भी आदत हो गई। कोई बहुत ज्यादा गलत बोल देता तो उसको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा उसको करेक्ट कर देते हैं। बी लाउड एंड ब्रोकन, Shah suggests that foreigners should speak the broken English using simple, clear words and speaking loudly with their natural accent। मतलब शाह क्या कहते हैं, जो फॉरेनर, जो बाहर के लोग आपके सामने यहाँ पर इंग्लैंड घूमने के लिए आते हैं, या फिर जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो भी आपके सामने ब्रोकन इंग्लिश, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश है, उसको बोल सकते हैं। आप शब्दों को बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, और जो ऐसा उनका नेचुरल एक्सेंट है उस तरीके से बोलो, मतलब एकदम साफ सिंपल भाषा का प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। समझ में आया, आ गया आपको। एग्जाम्पल की बात करें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकली परफेक्ट क्वेश्चन टू फाइंड ए ट्रेन स्टेशन, ही जस्ट सजेस्ट शाउटिंग लाउडली प्लीज चेयरिंग क्रॉस विच वे। मतलब आपको ये पूछने के लिए कि कौन सा एक परफेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे ट्रेन चाहिए, तो इससे अच्छा आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि भाई कौन से रास्ते मुझे जाना है, मुझे बस ट्रेन चाहिए। समझ में आ गया। ही क्लेम सिंपल ब्रोकन फॉर्म विल गेट यू द क्विकेस्ट स्टेप, मतलब वो क्या कहते हैं, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे ना, जितनी आप सिंपल भाषा में शब्दों का प्रयोग करोगे, उतने जल्दी लोग आपकी भाषा को समझेंगे। अब आपके सामने इसको कंक्लूड करते हैं। भाई इसका कंक्लूजन क्या है, शाह ऐसे टीचर्स अस दैट कम्युनिकेशन इज ए के, मतलब बातचीत सबसे कॉमन तरीका होता है। As long as you can make your thought and need clear to the person you are talking to, वो सीधी सीधी बात करते हैं। भाई दो इंसान जब बातचीत करते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप कितने साफ और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो। योर इंग्लिश इज गुड इनफ, आप जैसी भाषा बोलते हो वो आपकी भाषा अच्छी है। यू शुड नॉट बी असेम्ड ऑफ योर एक्सेंट और स्मॉल मिस्टेक, मतलब वो साफ साफ कहते हैं आप जिस
लहजे में बातचीत करते हो उस, और अगर आप छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हो ना, तो आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा बोलने में सभी लोग गलतियां करते हैं। हैज इवन नेटिव स्पीकर्स हैव मैनी टाइम मैनी वेरिएशन इन देयर स्पीच। अच्छे अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी भाषा में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये किसके द्वारा कही गई है बात? जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा कही गई है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये था पूरी की पूरी स्टोरी, जिसको मैंने समरी करके आपको बता दिया कि किन किन चीजों किस तरीके से आपका पेपर है। अब आपको ना देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, अब आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आती है, बहुत आसानी से प्रश्नों को बनाकर लिख के आ जाओगे आप। अब मैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। What is the central idea of साज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश? द सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या आपके सामने स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश का? तो क्या है उनका अर्थ? यही था भाई, आपको पढ़कर ये क्या पता चला, सेंट्रल आइडिया क्या होता है आपके सामने, इस चीज को पता करना कि भाई उसमें क्या बताया, क्या मुख्य उद्देश्य था उस, ये जो लेख लिखा गया इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। आप सबको पता है, यही बात कहना चाहते थे कि इंग्लिश में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सामने वाले को भी समझ में आ जाए और आप बोलने में कंफर्टेबल हो, इस प्रकार की भाषा प्रयोग करो। इतना समझ में आ गया ना आपको इस चीज को पढ़ने के बाद में? यही सेंट्रल आइडिया होता है। समझ में आ गया? अब रटना चाहो तो जो मैंने जो लैंग्वेज का प्रयोग करा उसमें रट लो, और चाहो तो आपकी मर्जी है भाई, एकदम सिंपल भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो, अपने मन मुताबिक बनाई हुई इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हो। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज टू बी टेंजिबल। मतलब जो सेंट्रल आइडिया है ना आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का, वो कैसा टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल क्या है? फ्लेक्सिबल। आप जैसी भाषा बोलते हो ना वैसी भाषा बोलो, जरूरी नहीं है आपको दुनिया को फॉलो करने की। नॉट टू अचीव द परफेक्ट व आइडियलाइज एक्सेंट। आपको ना एकदम परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, जैसी आपकी लैंग्वेज है, जैसा आपका एक्सेंट है, उस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हो। सा प्रमोट क्लियरिटी ओवर द करेक्टनेस। सा किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं? साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग कीजिए, करेक्ट बोलने की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। That has long has one of the understood and the way one speak is acceptable। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करो, आपको तो आप आराम से बोल सको और सामने वाला साफ शब्दों में समझ जाए। बस यही आपके सामने मुख्य उद्देश्य था इस कहानी को लिखने का, इस लेख को लिखने का, जॉर्ज बेनार्ड शॉ का। What does Shaw say that about his own speech? Shaw says that our speech is neither good or not bad. He states that he is the phonetic snob and that he uses language in a way that suit your own dignity। Shaw क्या कहते हैं आपकी स्पीच के ऊपर? Shaw यही चीज कहते हैं आपके सामने कि आप जिस प्रकार की भाषा को बोलते हो ना तो वो ज्यादा गलत बुरी है, ना ज्यादा अच्छी है। समझ में आ गया? आपको ना अपने हिसाब की भाषा बोलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। आपको इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए जो हर इंसान को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? अगले वाला है, वाई डज सा आर्ग्यूज फॉरेनर नॉट टू ट्राई स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। सा क्यों कहते हैं आपके सामने फॉरेनर्स को कि उन्हें इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से नहीं बोलना चाहिए? क्यों कहते हैं? सा आर्ग्यूज फॉरेनर्स नॉट टू स्पीक परफेक्टली बिकॉज परफेक्ट इंग्लिश इज नॉट स्टैंडर्डाइज। मतलब सा क्या कहते हैं कि परफेक्ट इंग्लिश बोलने जैसा कोई भी शब्द नहीं होता आपके सामने। जिस प्रकार की आप भाषा बोलते हो ना, वही भाषा सबसे बढ़िया है। एंड द एफर्ट टू अचीव परफेक्ट एक्सेंट इज वेस्टफुल एंड अननेसेसरी। वो साफ साफ कहते हैं अगर आप स्पष्ट भाषा एकदम सही प्रोनाउंस करने के पीछे भागोगे तो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है, What is the theme of Bernard Shaw spoken English and broken English? The central theme is that perfect English pronouncing is not the most important thing। मतलब जो central theme है ना आपके सामने perfect English pronounce की, ये सबसे ज्यादा most important theme है इसके अंदर। Shaw argues that as long as the speech is intelligible, it is acceptable and he advised foreigner not to try a perfect accent। देखो थीम क्या होती है? थीम होती है आपके सामने जो कोई भी चीज का जो अपन
कोई भी ऐसे देते हैं ना, तो उसके बारे में जो बताते हैं भाई आपके सामने, उसका जो आइडिया लिखा जाता है उसी को थीम के बारे में बताया जाता है। तो इसकी थीम यही है कि आपको ना सही से इंग्लिश प्रोनाउंस करने पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। भाषा होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। आपके सामने दो पढ़े लिखे व्यक्ति एक जैसे शब्दों को अलग अलग भाषा में, शब्दों में, लहजे में बोल सकते हैं। तो आने वाले फॉरेनर को यही बात कहते हैं, जो इंग्लैंड घूमना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट है, उनको यही कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके की भाषा बोलो जो आपको आती है, बस आपके लहजे में जो अच्छी है। समझ में आ गया? What advice to Shah are the advantages in learning to speak well? According to Shah, learning to speak well is most important because it is necessary for the communication and for social interaction. शाह क्या कहते हैं? अच्छे से बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। शाह एक ही चीज कहते हैं कि आप अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो मतलब क्लियर शब्दों का प्रयोग करो, सिंपल भाषा का प्रयोग करो, और चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोल जाओ, एक्सेंट आपका टूटा फूटा हो सकता है, लेकिन साफ शब्दों, सिंपल शब्दों का प्रयोग करो और जोर से बोलो, ताकि सामने वाला व्यक्ति ना वो आसानी से समझ में आ सके। दूसरी बात, अगर प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोई काम करे, अगर उसमें इंग्लिश बोलो तो उसमें परफेक्ट सिंपल साफ शब्दों का प्रयोग करो। घर पे रहो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? What does Shah says about own speech? अपने शब्दों के बारे में शाह क्या कहते हैं? शाह says that own speech is neither good nor bad. शाह एक शब्द कहते हैं कि उनके खुद के द्वारा लिखे गए शब्द ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं। He says that he is a phonetic snob and he speaks in a way that suits his dignity. वो साफ साफ यही कहते हैं कि वो ना तो ज्यादा सही से इंग्लिश बोल पाता है ना ज्यादा खराब बोल पाता है। उसको जैसा माहौल लगता है उस हिसाब से वो इंग्लिश को बोल लेता है, खुद को ढाल लेता है। तो यह आपके सामने जो पूरा का पूरा जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश का जो पूरी समरी थी, मैंने सारी आपको रिवाइज करा दी है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का या फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन का, उसमें आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूं। उसमें आपके सामने जो पेपर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें अगला क्वेश्चन आंसर आता है द नाइट ट्रेन एट दिल्ली। इसकी समरी पढ़ेंगे अपन, फिर इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपन देखने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने पेपर होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम का जो जर्नल इंग्लिश का फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ए कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर हैं, आपके सामने सारे के सारे पढ़ा रहे हैं। उससे संबंधित आपके सामने यूनिट नंबर 2 आती है आपके सामने, किसकी? ग्रामर की। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, या फिर आपके सामने और कोई यूनिट में है तो आपके सामने ग्रामर जरूर देखने को मिलती है। और ग्रामर में जो आपका टॉपिक आता है टेंस, उसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ने के लिए लग जाए तो आपके सामने, आपको पता है कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग जाए अगर सही से टेंस को पढ़ा जाए तो। और कम से कम 1 महीना तो लगे है ना, कम से कम 15-20 क्लासें लगी। लेकिन अपन इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इतना आता ही नहीं है। कॉलेज के एग्जाम में और जो 10th-12th के एग्जाम में इतना कभी भी नहीं देखने को मिलता है। क्या आता है आपके सामने, वही पढ़ाऊंगा फिक्स। आपके सामने देखो पर्सन किस प्रकार से आते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे। देखो आपके सामने पर्सन आएगा ये वाला, सी डैश आ जाएगा, यहाँ पर टू स्कूल दिल्ली आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर गो दे के रखेंगे। अब आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल आपके सामने वर्ब को फिलअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्ब होती है ना, उसको सिंपली इसमें एडजस्ट करना होता है कि भाई सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी। तो आपको बस 2 चीजों को पता होना चाहिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंस का कि भाई ये टेंस कौन सा होता है, जिसमें आपके सामने एडवर्ब का आपको मुख्यतः ज्ञान होना चाहिए। जितना मैंने एनालिसिस किया आपके पेपर को, एडवर्ब से संबंधित लगभग पर्सन देखने को मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आपके सामने जो टेंस है ना, उसमें वही कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ो वही जो जरूरी आपको पास होने के लिए जरूरी है। फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो वही आपके सामने सही और सटीक कंटेंट आपके सामने में लेकर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को नहीं, चैनल को। समझ में आ गया? वीडियो को तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए चैनल को करना, वीडियो को नहीं करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने
डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम के लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आप पहुंच जाओगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर मैंने फ्री में पीडीएफ आपके सामने डाल रखी है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने? तो चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ अगर आप जर्नल इंग्लिश की पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो, चाहे आपके सामने पैसेज, लेटर, ईमेल लिखने का सही तरीका, सब कुछ मैंने फ्री में करवा रखा है। जाओ बच्चों, बस आपको तो तैयारी करने की जरूरत है, पढ़ा तो मैंने सब कुछ रखा आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है भाई? सिंपल, सबसे पहले तो आपको यह बताने की जरूरत है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मैंने नहीं बताया, पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। अच्छा, आपको कोई काम करने की मन में आए तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले आप कह सकते हो कि मैं अभी कर लूंगा। तो आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा जा सब्जी लेकर आ, है ना? तो आप क्या कहोगे कि मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। तो कोई भी काम अगर आप अभी करना चाहते हो तो आप कौन से काम में हो? प्रेजेंट में हो। आपके सामने आप कहोगे कि ये काम तो प्रेजेंट में हो रहा है। जो काम प्रेजेंट में वर्तमान समय में चल रहा है, वर्तमान समय में आप करना चाहते हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट में जाना जाता है। समझ में आ गया? आप कहोगे मैं अभी लेने जा रहा हूं, जा रहा हो, फ्यूचर में नहीं, अभी बीच में रास्ते में कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट में हो रहा है। अब फिर आपके पिताजी ने फिर से कहा कि भाई आपको सब्जी लेके आए, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई मैं लेने जाऊंगा। समझ में आ गया आपके सामने? मैं 10 बजे लेने जाऊंगा, मैं बाजार में जाऊंगा तब सब्जी लेकर आऊंगा। क्या कहोगे आप? मैं 10 बजे बाजार में जाऊंगा तब सब्जी लेकर आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? वो काम आप भविष्य में करने वाले हो, फ्यूचर में करने वाले हो। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसको क्या होगा? उस प्रकार के टेंस, जो ऐसे काम जो आपके सामने फ्यूचर में होंगे, भविष्य में होंगे, उनको फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। आपने भी सुना होगा कि भाई तेरा तो फ्यूचर देखा, बहुत शानदार फ्यूचर है तेरा, तो वही फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर ना, फ्यूचर। समझ में आ गई? अगले वाला क्या है? अब आपके पिताजी ने फिर से पूछा एक बच्चे को कि भाई क्या तुमने सब्जी लेकर आए? तो कहा मैं तो कल ही शाम को लेकर आ गया था। क्या बोला? मैं तो कल शाम को ही लेकर आ गया था। तो जो घटना पहले घट चुकी है उसको किस नाम से जाना जाता है? पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगर आप अभी रास्ते में जा रहे हो सब्जी लाने के लिए तो प्रेजेंट टेंस में हो। आप कहोगे कि मैं 10 बजे बाजार में जाऊंगा फिर सब्जी लेकर आऊंगा, तो भविष्य में जा रहे हो तो फ्यूचर टेंस होगा। और आप कहोगे कि शाम को लेकर आ गया था, तो पास्ट टेंस में उसका जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 3 पास्ट टेंस होते हैं। अच्छा, इन टेंसों को भी 4 भागों में बांट दिया गया। चार भाग कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले सिंपल। सिंपल टेंस क्या होगा भाई? आपके सामने ऐसा काम जो लगातार होता रहता है। सिंपल मतलब साधारण आदमी। समझ में आ गया? जो काम लगातार होता है। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा? आपके सामने जो काम आपके सामने वर्तमान समय चल रहा है, आप जा रहे थे ना रास्ते में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। समझ में आ गया आपके सामने? कंटिन्यू का क्या होता है? लगातार चलना। 2 भाग्य हो गए। अगले वाला है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? आपके सामने अभी तक वो काम हुआ नहीं है, आपके सामने हो जाएगा। समझ में? होगा वर्तमान समय में, लेकिन हो जाएगा। इसमें समय नहीं दिया रहता, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय नहीं दिया रहता है। अगले वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो समय आपके सामने पहले से चलता रहा है कि मैं आपके सामने सुबह 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूं, तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस राइटिंग पे जाना मत, क्योंकि फोन पे लिखने में ना सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, अंगुली सही से चलती नहीं इसके ऊपर। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये 4 भाग और होते हैं टेंस के। ये तो थी टेंस के ऊपर की चीजों के समझने वाली चीजें। समझ में आ गया? इसके अलावा अब अपन आपके सामने सभी टेंसों के प्रकार को पढ़ेंगे एक एक करके। डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से समझने को मिलेगा भाई कौन सा टेंस किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। क्या आपको दिखे, मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपके सामने, एक सेंटेंस देखोगे ऐसे आपके सामने टिक देकर के आ जाओगे। समझ में आ गया? ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आपके सामने। सबसे पहला टेंस आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या देखने को मिलता है भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपके सामने स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? आपको हेल्पिंग वर्ब बननी है, तो आपको किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आपको किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब देखनी है? सबसे पहले आपके सामने आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या देखने को मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आपको देखने को मिलेगी आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? और वैसे आता है आपके सामने डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया आपके सामने?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मल में हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आपको लगानी होती है। समझ में आ गया? एस या एस कहां पर लगानी है? आपके सामने सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन से होते हैं आपके सामने? ही, सी, इट। आपके सामने ये क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। जहां पर ये दिखे तब कोई भी वर्ब के आगे एस या एस लगाना होता है। जैसे आपके सामने यहां पर देखो, देखने को मिल रहा है सी, देखने को मिल रहा है ना, तो गो के साथ क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। समझ में आ गया? क्या बनेगा? अब गो के साथ क्या लगेगा? ई एस लगता है, गोज आ जाएगा। समझ में आ गया? यहां पर आई है तो आई के साथ क्या बताया मैंने? आई के साथ क्या लगेगा? एस या एस नहीं लगेगा, तो सिंपल क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जो जैसी आपके सामने दे रखी है ना वो वर्ब, वैसी की वैसी चिपका दो, सेम टू सेम। समझ में आ गया? अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। अब आप कहोगे कि सर इतना ज्ञान तो होता ना में कि कौन सा टेंस आएगा तो हम खुद ही कर लेते, आपकी क्लास और देखने आते, तो बच्चों सॉल्यूशन भी दूर कर दूं। ऐसे टेंस जहां पर किस प्रकार की बातें हो? जहां पर डेली हैबिट की, मैं खाना खाने जाता हूं, मैं डेली खेलने जाता हूं, मैं डेली पढ़ता हूं, कोई काम डेली कर रहे हो, डेली एक्शन हो रहा आपके सामने, उस प्रकार के अगर आपको सेंटेंस को पढ़कर अर्थ निकाल पाओ कि कोई ये काम तो डेली हो रहा है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य कि भाई आपके सामने क्या होता है? 2 + 2 = 4 होता है। समझ में आ गया? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके सामने बॉईल होता है। ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? आप चाहे यहां पर बैठे हो भारत में तो भी ये सत्य लागू होगा, अमेरिका में बैठे होंगे तो भी ये सत्य लागू होगा, न्यूजीलैंड में बैठे हो तो भी लागू होगा, और आपके सामने जो नेपाल में बैठे होंगे तो भी ये सत्य लागू होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी घटनाएं जो सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया में सब जगह सत्य होंगी, उस प्रकार की चीजों को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की चीजें भी किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो इस प्रकार का टेंस देखने को मिल जाए अगर आप जब पढ़ो जो सेंटेंस को और आपको इस प्रकार का अर्थ निकले तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब आप में से काफी बच्चे कहेंगे कि सर इतने ज्ञानी होते और इतना ही हमें अर्थ पता चलता तो भी हम क्लास नहीं देखते। तो बच्चों फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोहित सर बैठे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में आपको कहीं पर ऑलवेज दिख जाए, आपको यूजुअली दिख जाए, एवरी डे, इसमें 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एवरी डे और ऑलवेज और यूजुअली। अगर ये 3 आपको देखने को मिल जाए चुपके से या फिर डेली देखने को मिल जाए, एवरी डे, ऑलवेज और यूजुअली जहां पर देखने को मिल जाए, चुपके से किसी को मत बताना, अपने दोस्त को तो बिल्कुल मत बताना, तुरंत चिपका देना। क्या? SCIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS। समझ में लगे तो समझ में आ गया आपके सामने। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि जिस टेंस में अर्थ पढ़ो तो आपको डेली हैबिट के बारे में पता लग रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पता लग रहा हो, और आपके सामने साथ के साथ अगर आपको जहां पर ऑलवेज, एवरीडे और आपके सामने ये जो यूजुअली जैसी फॉर्म दिखाई पड़े, तुरंत बिना झिझक के आपको क्या करना है? तुरंत का तुरंत लगा देना। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससी या ईएस। समझ में आ गया आपको? अगले वाला सेंटेंस है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने क्या बताया था? वर्तमान समय में कोई घटना हो रही है, काम अभी चल रहा है आपके सामने, क्या कर रहे हो आप? मेरी क्लास देख रहे हो तो कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। आप पेपर में लिख रहे होंगे, कौन सा टेंस चल रहा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा होगा। समझ में आया? कंटिन्यूअस शब्द का अर्थ क्या होता है? लगातार चलना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो वर्तमान में कोई कार्य लगातार चलता रहे उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग में लिया जाता है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपके सामने? इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, ये होंगी। एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज नोट करवाना चाहता हूं। सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहले आता है आई और वी। समझ में आ गया? आई और वी, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट समझ में आ गया आपके सामने? स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं आई और वी। इसमें आई सिंगुलर है और वी क्या है? प्लूरल है। अच्छे से ध्यान में देख लेना। अगले वाला होता है आपके सामने सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है इसका। समझ में आ गया? आई और वी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट यू होता है। यू आपके सामने सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसमें आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। अच्छे से ध्यान में देख लेना। थर्ड सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके सामने? ही, सी, इट और दे। इसमें ही, सी, इट ये सिंगुलर है और दे कौन से आपके सामने? प्लूरल है। तो ये 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? अब इसमें इज है ना, इज किसके साथ लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब में? सबके साथ लगेगा। किसके अलावा? आई के अलावा।
इज किसके साथ लगेगा, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा अदर देन आई। मतलब किसका साथ लग सकता है, ही, सी, इट और यू। अगर यू का अर्थ सिंगुलर निकल रहा हो तो क्या, अगर यू का अर्थ सिंगुलर, यू तो वैसे मोस्टली प्लूरल आता है, लेकिन सिंगुलर अर्थ निकल रहा है तो यू के साथ भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ही, सी, इट के साथ इस देखने को मिलता है। समझ में आ गया। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। आई और एम का क्या स्पेशल जोड़ा है, क्या आई एम का स्पेशल जोड़ा बनता है। आर है, आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखने को मिलता है। आर किसके साथ देखने को मिलता है, सभी प्लूरल के साथ। वी, यू और दे, अगर आपके सामने यू प्लूरल के रूप में देखने को मिले। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमें इतना तो पढ़ना ही नहीं आता। आई, अब मैं हमको मेरे को दे दिया आई डैश ए बुक नाउ। अब मेरे को तो पता ही नहीं है कि भाई इसका अर्थ क्या होगा, मेरे को तो मैं अर्थ जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे पहचानूंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें नाउ और टुडे ये दो एडवर्ब आपको जहां पर देखने को मिले, समझ में आ गया। अगर आप अर्थ में नहीं समझ पा रहे हो और नाउ और टुडे आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, चुपके से लगा देना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। समझ में आ गया। इज एम आर की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगा देनी। समझ में आ गया। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। अब कोई भी काम क्या हो रहा है, मैं अभी है ना वो किताब पढ़ रहा हूं। नाउ का अर्थ क्या है, अभी मैं ये काम कर रहा हूं, तो अभी मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आई के साथ क्या बताया था मैंने, एम आएगा और आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर रीड देके रखेंगे आपको, तो क्या लिखोगे, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। समझ में आ गया आपके सामने। इस प्रकार से देखने को मिलता है। दे है तो दे आपके सामने प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा और प्ले देके रखेंगे आपको, तो दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड देखने को मिलता है। समझ में आ गया। इस तरीके से वर्ब का आप उपयोग करोगे। अगले वाला टेंस आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, काम अभी अभी पूरा हुआ हो, काम हुआ हो, समय नहीं बताएगा। मतलब काम जस्ट अभी पूरा हुआ है। समझ में आ गया। आप खेल रहे थे और आपने क्या किया, आपके पिताजी आ गए और आपके पिताजी जैसे आए आपने तुरंत बैट को आपने खेलना छोड़ दिया, घर की तरफ जा रहे थे। समझ में आ गया। तो क्या है, आपने जस्ट अभी क्रिकेट खेलना छोड़ा ही था और तुरंत किताब में पढ़ाई करना शुरू कर दिया आपने। समझ में आ गया। तो वो जो आपने खेलना तुरंत छोड़ा है ना, उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। समझ में आ गया। बस एक बात का ध्यान रखना, इसमें टाइम नहीं देके रखते हैं। टाइम देके रखेंगे तो पास्ट सिंपल में ऐड हो जाता है। अब यहां पर आपके सामने हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज आपके सामने सिंगुलर के साथ, हैव आपके सामने प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया आपको। मैंने प्लूरल सिंगुलर आपको पहले बता दिया था, लेकिन इसमें एक अपवाद जरूर देखने को मिलेगा। आई के साथ क्या आएगा आपके सामने, हैव देखने को मिलता है। बस समझ में आ गया। बाकी उसी हिसाब से आपके सामने सिंगुलर प्लूरल देखने को मिलेगा। हैज किसके साथ आएगा, ही, सी, इट के साथ। और आपके सामने अगर यू सिंगुलर है तो हैव किसके साथ, यू प्लूरल है, वी के साथ और दे के साथ देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें कोई नाम आए तो भी सिंगुलर के साथ ही उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। नाम भी सिंगुलर होता है। अब आपको कैसा पता चलेगा भाई कौन सा टेंस चल रहा है, तो यहां पर आपके सामने जहां पर ऑलरेडी यट, ये तो यट सब तो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यट जहां पर दिखेगा, और मैं गारंटी लेके बता रहा हूं, यट आपके सामने देखने को मिलेगा, ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा और उसी में से आपको सामने टेंस निकल कर आएगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो क्या देखने को मिलेगा आपके सामने, यट और ऑलरेडी वो देखने को मिलेगा, या जस्ट देखने को मिलेगा। जस्ट और यट देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी तो फिर भी नहीं आएगा, जस्ट और यट देखने को मिलेंगे। और जहां पर ये देखने को मिले आपके सामने हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कर आ जाना। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगा कर आ जाना। समझ में आ गया आपके सामने। क्या है, आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने आई हैव फिनिश माई वर्क है, उससे संबंधित आपके सामने क्या होगा, मैं अपना काम है वो क्या कर चुका हूं, फिनिश कर चुका हूं आपके सामने। समझ में आ गया। आई के साथ मैंने बताया था हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश की आपके सामने देखो, आपको नहीं पता ना थर्ड फॉर्म क्या है, को किसी के भी आगे ईडी लगा देना। देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, ईडी सबके सामने नहीं लगता है ना। बहुत से रन है सेम टू सेम आता, आर यू एन आर यू एन आर यू एन। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो कोशिश करना भाई, खाली मत छोड़ के आना। मेरा बस यही कहना कि खाली बिल्कुल मत छोड़ के आना। अगर आपको ये नहीं पता फिनिश दे रखा और आपको ये नहीं पता वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो ईडी लगा कर आ जाना भाई। समझ में आ गया। तो जहां पर आपके सामने ऑलरेडी जस्ट और आपके सामने यट दे रखा हो, तो वो समझ लेना यट बहुत इंपॉर्टेंट है। यट और जस्ट जहां पर देखने को मिले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट टेंस होता है। समझ में आ गया।
अगले वाला टेंस आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, मतलब आपने क्या किया, आपके पिताजी आ गए, उसके बाद में भी आप क्रिकेट खेले जा रहे हो। आपके पिताजी ने आपकी मम्मी को पूछा कि भाई कितनी देर से खेल रहा है क्रिकेट, तो उन्होंने बताया तो ये तो सुबह वो शाम को 4 बजे से लग रहा है, अब 7 बज गए, अभी भी खेल रहा है। आपके पिताजी ने निकाला बंडा, बोले 3 निकाली डंडी स्टिक, बोले 3 घंटे हो गए, बोले अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूं। बोले किया नहीं तूने, इधर आ, है ना। ऐसा होता था ना आपके सामने पहले के टाइम में। अब तो खैर बच्चों को सारे दिन मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जो आप वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे आपके सामने, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। जो काम पहले भी शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है। समझ में आ गया? यहां पर आपको किसका प्रयोग किया जाता है? हैज बीन व हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? सेम वही है, हैज प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन से में सिंगुलर कौन से में प्लूरल का यूज किया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब बात करें आपके सामने, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिंस व और फॉर लगाया जाता है। जहां पर आपको सिंस व फॉर दिखाई दे जाए तो समझ लेना आपके सामने क्या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ में आ गया आपके सामने? इस चीज का ध्यान रखना होता है बस आपको। अब सिंस व फॉर का इसमें तो नहीं आएगा आपके सामने, लेकिन कंपटीशन में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है सिंस व फॉर को प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब फिक्स टाइम। मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूं तो आपको पता है कि मैं आज सुबह की मॉर्निंग से खेल रहा हूं, इवनिंग से खेल रहा हूं, है ना। मैं आपके सामने आज सुबह 8 बजे से खेल रहा हूं, तो इस प्रकार से फिक्स टाइम देके रखेंगे। मैं आपके सामने जब से मैंने घर खरीदा तब से मैं खेल रहा हूं, जब से मैंने जन्म लिया तब से खरीद रहा हूं, 2008 से मैं काम कर रहा हूं। तो फिक्स जहां पर टाइम देके रखें उसको क्या वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग क्या कहां पर किया जाता है? जहां पे पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से, मंडे से संडे से। समझ में आ गया? तो अब आपको पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, कौन सा मंडे कौन सा संडे आपके सामने। जहां पर फिक्स करके रखे कि मैं आपके सामने 24 तारीख से खेल रहा हूं, तो फिक्स है कि 24 तारीख से खेल रहा है तो सिंस, और आपके सामने देके रखिए कि मैं आपके सामने 6 घंटे से खेल रहा हूं, तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? प्रयोग किसका किया जाता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का किया जाता है। जैसे यहां पर आपके सामने इस सेंटेंस में क्या देके रखेंगे? स्टडी देके रखेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? ही, है ना, ही सिंगुलर है तो हैज प्लस बीन प्लस स्टडी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी स्टडी, तो ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स के नाम से इसको करेक्ट फॉर्म होगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से?